हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 नवीं क्षितिज गद्य खंड में पाठ 2 लहासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा जब तिब्बत यात्रा की गई थी, उन्होंने जो इस रास्ते में अनुभव किया और उनके साथ जो घटनाएं हुई उन्हीं का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा भीखमंगे के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। लासा की ओर, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिड पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान को की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन यानी सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजे मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा रहने का स्थान बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद यानी बसे हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। यानी जब लेखक नेपाल से तिब्बत गए थे तो वहाँ पर एक किला था, वहाँ पर लेखक चाय पीने ठहरे थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा ही करती है। बहुत ही निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते। यानी जो निम्न वर्ग के भीखमंगे हैं, उनको लोग घर की चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते और बाकी लोग बाग आसानी से लोगों को भीतर आने देते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, यानी वो आपको जानते भी नहीं हो। यानी वेशभूषा देखकर वहाँ लोगों की पहचान की जाती है। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोड़ी में कूदकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी के चाय में मथ कर ला सकते हैं। मथ कर यानी गुला मिलाकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यात्रा करने पर लगने वाला कर। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले ही आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम सब इसी रास्ते लौटे थे और भीखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोग उस वक्त की मनोवृत्ति, मन की भावना पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ एक मदिरा जैसा पेय पदार्थ होता है, पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त यानी ठीक ठाक रहते हैं। अब हम सबसे विकट यानी कठिन डाडा ठोटला पार करना था। डाडे तिब्बत में सबसे खतरनाक की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते।
नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत देर तक आदमी देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन यानी सुनसान स्थानों पर मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ऊंचाई पर है और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने होने के कारण हर जगह कोना नजर आता है, तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। और इतने दूर दूर तक अगर कोई मर भी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं था। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो निर्जन सुनसान एरिया में कोई अगर मर जाता था तो उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, उसके बाद देखते थे कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। ये अर्थात कहने का तात्पर्य कि यहाँ कोई कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। डाकू यदि जान से न मारे तो उसे अपने प्राणों को खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून ही हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची यानी दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। यानी लेखक को ये डर नहीं था कि कहीं हमारा खून हो जाए, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि वो भीख मंगे के वेश में है, और उनकी ऐसी सूरत देखकर अपनी कोई उनके पास वैसे भी नहीं आता, लेकिन जैसे उन्हें ऐसा कुछ नज़र आता तो वो अपनी टोपी उतार लेते और जीभ निकाल कर दया दया करके एक पैसा मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव यानी ठहरने का स्थान 16-17 मील से कम नहीं था। यानी अब लेखक जहाँ रुकता वो पड़ाव 16-17 मील था, इसलिए लेखक को अब सामान अपनी पीठ पर लादना था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लड़कोर तक की 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। तब लेखक ने अपने साथी से कहा कि 2 घोड़े कर लो तो हम अपना सामान भी रख लेंगे और आसानी से चढ़ भी जाएंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर यानी सफ़ेद चोटियाँ। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे की देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की जड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। यानी पहले अब चढ़ाई तो कुछ थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। यानी लेखक पहले चढ़ाई की, लेकिन अब लेखक वापस चढ़ाई से नीचे उतर रहे थे। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे जा रहा था या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया। एक जगह तो 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाईं ओर का रास्ता ले मील 1.5 मीटर चला गया। आगे एक घर पूछने से पता लगा कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला है। यानी लेखक जब उतार में उतर रहे थे तब वो अपने दूसरे साथियों से भी बिछड़ गए और घोड़ा भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे लेखक अपने साथियों से अलग हो गए और बाद में जब लेखक नीचे उतरे और आगे जाके जब उन्होंने पूछा तो वो अपना रास्ता भूल गए थे। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। फूलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। मैंने कहा, मैंने तो 2 टोकरी कंडे यानी गोबर के बने उपले फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। क्यों गर्म किया? क्योंकि लेखक और वो दोनों बिछुड़ गए थे और सुमति
पहले पहुंच गया था और लेखक देर से पहुंचे थे, तो उन्होंने बार बार चाय को गर्म करने के लिए उपले जलाए थे। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर क्या है, मेरा दोष क्या है मित्र? देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला मुझे? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर से वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, जहाँ भी उन्हें अच्छे यजमान जिनके यहाँ पर अतिथि ठहरता है उसे यजमान कहते थे। पहले चाय सत्तू खाया। सत्तू गेहूं का बना एक खाद्य पदार्थ होता है। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक खाद्य पदार्थ का नाम है। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ से गिरा टापू सा मालूम होता है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान हैं। कपड़े की पतली पतली चीर कर बनाई हुई बत्तियों से गंडे यानी मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उससे भले ही या गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया यानी सामान उठाकर ले चलने वाला ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। अर्थात लेखक और उनके साथी सुमति जो थे वो आगे की यात्रा प्रारंभ कर रहे थे। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे थे। ललाल यानी सिर धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के लिए परिचित टिंडरी में भी थी, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों के बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार यानी बिना मेहनताना लिए काम करने वाले मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। भिक्षुक बौद्ध धर्म के अनुयायी। शेखर का खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि वह मुझे कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ यानी पुस्तक रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया, क्योंकि लेखक को भी क्या है, बौद्ध ग्रंथ पढ़ने की पुस्तकें पढ़ने में मन लग गया था, और उन्होंने सुमति को अपने यजमानों से मिलने के लिए जाने दिया। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंटरी गांव में वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। और इस तरह लेखक ने अपनी यात्रा पूरी की। आप इस पाठ को समझते हुए नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करें। प्रश्न 1, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में उन्हें उचित स्थान नहीं दिया जा सका, क्यों? प्रश्न नंबर 2, उस समय के
तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार भय बना रहता था। प्रश्न नंबर 3, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों के से किस कारण बिछड़ गया। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। और प्रश्न 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।